हमारे लिए वो माफी भी नहीं, ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरद पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी भी वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं। कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में। बस मुझे पता था मुबारक हो। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है आप नागपुर। और मैं शुरुआत कंचना यादव आपसे करता हूं, आरएसएस पर बैन अगर सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में जा पाएंगे तो लोकतंत्र तो इससे मजबूत होगा या कमजोर होगा? क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई आप लोग देते हैं मैडम बार बार। देखिए अमित जी, जो काम पहले पर्दे के पीछे हुआ करता था वो पर्दे के सामने लीगली कर दिया गया है, यही हुआ है। अच्छा मत करिए, हकीकत है। यूपीएससी का चेयरपर्सन कौन? आरएसएस से आएगा। एनटीए का चेयरपर्सन आरएसएस से आएगा। वाइस चांसलर आरएसएस से आएगा। प्रोफेसर जो आरएसएस से जुड़ा हो, आरएसएस के यहाँ जाता हो, संघ में शाखा लगाता हो, उनकी लाठी उठाता हो, हाफ पैंट पहनता हो, उनको प्रोफेसर बनाए जाएंगे। तो जो काम पर्दे के पीछे हुआ करता था वो लीगल कर दिया गया। आपने जो गिनवा दिया कि आंदोलन किए थे, आपातकाल में किए थे, इसका इस बात से कहां लेना देना है कि जो संविधान में जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर का, उस सेपरेशन ऑफ पावर का ये सीधा सीधा मिसयूज है। मिसयूज कैसे है कि आज आरएसएस को आप एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो ना, दरअसल वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कम नहीं है। बिना आरएसएस के बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, बिना आरएसएस के बीजेपी चल नहीं सकती। तो बीजेपी मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब बीजेपी, जब दोनों इक्वल हैं तो ये कैसे उनको राइट है को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस आईपीएस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर जाकर जुड़ पाए? इसका मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे सीधे जुड़ना हो गया, जिसको हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश का। इन्होंने आकलन किया था कि हमने इसलिए हारा क्योंकि सिविल सर्वेंट जो थे, ऑफिसर जो थे, हमारा साथ नहीं दे। क्यों देते आपका साथ? इसका मतलब आप चाहते हो कि सिविल सर्वेंट जो है, जो डीएम है, एसडीएम है, जो बूथ मैनेजर है, जो सब कुछ है वहां पर, वो आपका साथ दे। वो लोकसभा स्पीकर आरएसएस से है। इस देश में दर्जनों मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। इस देश की 95% कैबिनेट आरएसएस की है। किसको रोकेगा? आरएसएस कोई 1-2 साल पुराना संगठन नहीं है। डॉक्टर बल्लीराम हेगड़ेवार ने आरएसएस को दशकों पहले बनाया था। तो जब से ये देश है तब से आरएसएस है। मैं आपको कहने की जो कोशिश कर रही हूं, जो हमारा संविधान कहता है कि द डॉक्ट्राइन सेज दैट नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ अदर देन व्हाट इज गिवन टू देम। मतलब आईएएस और आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को जो पावर मिला हुआ है उसके अलावा और कोई वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आरएसएस एक पावर है और आरएसएस कितना पुराना है, कितना नया है, ये तो कोई डिबेट ही नहीं है। आरएसएस ने कहां आंदोलन किया, ये कोई डिबेट ही नहीं है। देखिए आरएसएस को, आप तो इतने ज़हीन पत्रकार हैं, आपको मैं बहुत फॉलो करता हूं, आप समझ गए होंगे, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप अपने टीवी चैनल पर नहीं बोल पा रहे होंगे। आरएसएस का ये जो फैसला आया है वो इसलिए आया है कि किसी न किसी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड रूप से एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जा सके और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हो। आरएसएस की जो विचारधारा है, ये मेरे हाथ में किताब है बंच ऑफ थॉट्स, अमीर जी, ये बंच ऑफ थॉट्स को अगर आप पढ़िएगा और इसका पेज नंबर 238 खोलिएगा तो इस 238 पेज नंबर पर यह लिखा हुआ है कि आरएसएस जो है वो भारत के संविधान को नहीं मानती है। पेज नंबर 357 पर लिखा हुआ है कि इट वुड देयरफॉर बी प्रॉपर दैट प्रिविलेजेस शुड बी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल दैट विल ईज आउट मैटर्स एंड हार्ड बर्निंग अमंग अदर्स दैट सो कॉल्ड हरिजन्स अलोन आर एंजॉयिंग प्रिविलेजेस विल आल्सो बी रिमूव्ड। यानी कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस किताब में लिखा हुआ है कि वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं, वो क्लास बेस्ड रिजर्वेशन की बात करती है। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी 2 वक्ता आपके साथ बैठे हैं जो इस फैसले के खिलाफ हैं जी। एक वक्ता ने यह बोला कि यह चीज तो हमेशा से होती आई है और यह तो सिर्फ पर्दा हट रहा है, यह तो पहले से चल रहा था। और दूसरा वक्ता यह कह रहा है सम्मानित कि अब इस फैसले के बाद नए कौन कौन से काम होंगे। तो पहले तो ये दोनों वक्ता बैठ के तय कर लें कि ये सिर्फ पर्दा हट रहा है, पहले से आरएसएस वाले बड़े बड़े पदों पर, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, डीएम, आईएएस, कमिश्नर, सेक्रेटरी बन चुके हैं, या अब से बनने शुरू होंगे। एक तो इन दोनों में आपस में ये कंफ्यूजन है। दूसरा, इन्होंने बंच ऑफ थॉट का मेंशन किया। बंच ऑफ थॉट मैंने भी पढ़ी है। इन्होंने कहा कि साहब आरएसएस इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन की बात करती है, तो ये इस मंच पर बैठकर बोल दें कि देश में इकोनॉमिकल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वो गलत है। जो अगाड़ी जाति के लोग गरीब हैं, जो वंचित हैं, उन्हें इस भारत में कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आज बैठकर ये बोल दें कि हम आरएसएस की इस नीति के खिलाफ हैं। तीसरी बात, और अपनी बात खत्म करूंगा, जरा फंडामेंटल रिजवान भाई आप बोल दीजिए कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ हैं जो इस किताब में लिखा हुआ है। बोलिए रिजवान भाई, आप एक करके आप दोनों सम्मानित मेहमान हैं, दोनों वरिष्ठ। सुन लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, मैं नोट कर रहा था ना। और जरा आपने जब संविधान और बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र कर ही दिया है तो जरा जो आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट रिजर्वेशन की बात करते हैं, अभी मैं उनको पढ़ के निकाल दूंगा। भाई साहब जरा ये देख के देश को बताइए, और अमित जी आप भी वो सेक्शंस निकालिए, 14, 15, 16, 17 दिखाइए देश को
कि वहां पर बैकवर्ड कास्ट लिखा है या बैकवर्ड क्लास लिखा है। जनाब संविधान जरा गौर से पढ़िएगा, वहां पर बैकवर्ड क्लास लिखा है, कास्ट नहीं लिखा है। तो आरएसएस पर उंगली उठाने से पहले उस आर्टिकल का संशोधन करवाइए और क्लास की जगह वहां पर कास्ट लिखवाइए। पढ़िए खोल के कि कास्ट लिखा है या क्लास लिखा है। जी तो करता हूं कंचना यादव, लालू जी भी जेल गए इमरजेंसी के दौरान, तब आरएसएस से जानकारी का आदान प्रदान करता था। आज उसी आरएसएस को जब कटघरे में खड़ा करा जाता है तो आरजेडी भी साथ होती है। कारण क्या है? मोदी से विरोध, बीजेपी से विरोध या आरएसएस का विरोध? कंचना यादव। देखिए अमीर जी, पहले जिसके वीर सावरकर का आप कसीदे पढ़ रहे थे, हम उसको वीर मानते ही नहीं। वीर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम उन्हें माफी वीर मानते हैं। और जो आप जेल जेल कह रहे हैं ना, वहां पर माफी पत्र लिखकर वो बाहर निकले थे, तो हमारे सामने उन्हें वीर तो कतई मत बनाइए, क्योंकि हमारे लिए वो माफी वीर है। नहीं, ये बात बिल्कुल महाराष्ट्र में जाके बोलिए आप लोग, महाराष्ट्र में जाके निरंतर बोलिए, शरदराव पवार के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने बोलिए, ये सब बोलिए कि माफी वीर थे वीर सावरकर। तीखे देने आते हैं, जवाब भी हमें तीखे देने आते हैं। आई चैलेंज यू अमीर जी कि पंडित नेहरू जी का वो आप पत्र अपने लाइव टेलीकास्ट पे चलाइए और बोलिए कि इसलिए उन्होंने माफी मांगा था क्योंकि उन्हें जेल से आना था और ब्रिटिश का साथ देना था जो सावरकर ने किया। अभी बहन ने ये बोला और बड़ी मजबूती से बोला कि हमें दिखाइए कि कहां नेहरू जी ने माफी मांगी है। आप अच्छा देश को आरएसएस के वो डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, वो एविडेंस दिखाइए, वो पत्राचार दिखाइए जहां पर संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सेक्युलरिज्म विरोधी बातें कही गई हैं। आप कभी शाखा में गई हैं? या तो आप ये कहिए कि मैं आरएसएस की प्रचारक की शाखाओं में जाती थी, मैंने अपनी आंख से वहां पर ये सब देखा और मैं उनको छोड़ के अब आई हूं। आप गई हैं किसी शाखा में? गई हैं? आप गई हैं? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो वहां पर आरएसएस की शाखा में। बस इसका मतलब ये है कि जो आप जब शाखा में गई नहीं है, आप नागपुर गई नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तो आप कैसे बैठ के बोल सकती हैं कि आरएसएस देश विरोधी है या राष्ट्र विरोधी है? कैसे बोल सकती हैं आप? क्यों नहीं आप समाज को सुधार दिए होते? क्यों समाज रिग्रेसिव मोड में जा रहा है? अगर आपको इतना अनुभव है तो आप ठेकेदारी लीजिए कि समाज प्रोग्रेसिव वे में जाए। आप क्यों समाज आज रिग्रेसिव वे में जा रहा है? एक मिनट आरएसएस ने सिस्टम को फेल अच्छा चिल्लाइए मत, इतना ना चिल्लाइए। अरे पानी पी लीजिए, इतना ना चिल्लाइए, अरे इतना ना चिल्लाइए भाई, क्या खुश हैं? इतना ना चिल्लाइए, शांति। आप जो कह रही हैं कि देश रिग्रेसिव मोड में जा रहा है, देश रिग्रेसिव मोड में 1975 में जा रहा था, जब नीतीश कुमार की, जॉर्ज फर्नांडिस की, लालू प्रसाद यादव की, मुलायम सिंह यादव की राजनीति में पैदाइश हुई थी और ये लोग आरएसएस के साथ ही जेल में थे, जैसे पहले वक्ता बोल चुके हैं। और रही बात कि तब आरएसएस संविधान को नहीं मानती थी, तो भैया तब तो समाजवाद भी कांग्रेस को नहीं मानता था। आज एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं। ये एक समय है और वक्त है, और वक्त के साथ आदमी बदलता है। कल नहीं मानते थे, आज मानने लगे। तो जय श्री राम, राम राम, जय श्री राम। तो महाराज आपने वीडियो देख लिया होगा, देखा आपने कंचना यादव जी को, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, भाई कैसे बोलती हैं। और हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता लुल्लू, डॉक्टर आलोक, मतलब क्या कहें, डॉक्टर अजय आलोक, लुल एकदम, लंडे एकदम, ना बोलना ना कुछ, चाय की कॉफ़ी लेके सिप सिप कर रहे हैं और इतना पोलाइटली बोल रहे हैं। अरे देखो तो सही सामने वाला कैसे बोल रहा है। 10 साल में बीजेपी एक अपना विंग नहीं बना पाई, सोशल मीडिया विंग नहीं बना पाई, अपने ऐसे एग्रेसिव प्रवक्ता नहीं बना पाई जो इनका सामना कर सकें। वो तो रिजवान भाई हैं, वो इज्जत बचा लेते हैं। और वैसे भी कब तक अमीश देवगन गोदी मीडिया बन के सबका बीजेपी का बचाव करता रहेगा? मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। और ये लुल अजय आलोक जी, ऐसे ही सारे लुल प्रवक्ता बनाए हुए हैं जो कि मतलब बिल्कुल बोलने वाले है ही नहीं। एक वो फीमेल प्रवक्ता थी, पहले कांग्रेस में थी, तब तक वो बहुत एग्रेसिव थी, और जैसी बीजेपी में आई तो उनकी फूस निकल गई, सारी फूक निकल गई और बिल्कुल पोलाइट हो गई। अब वो ऐसे हाथ जोड़ के बात कर रही होती है जैसे कि मतलब बीजेपी में आने के बाद उसके कुटाई करी हो किसी ने। मतलब कंचना यादव को देखें आप किस तरह से बोल रही हैं और किस तरह से तेज़ी से। ऐसा प्रवक्ता चाहिए बीजेपी को, जो कि रिजवान भाई हैं हमारे, लेकिन बीजेपी उनको तो कंसीडर करेगी नहीं। रिजवान भाई थोड़ा बहुत धो सकते हैं इनको, बाकी ये लुल जैसे लुल्लों के बस की बात तो है नहीं बात। और ये लंडे हैं सारे, ये बस फैक्ट्स पे बात करते हैं। अरे कभी फैक्ट्स पे बात नहीं भी होती, बिना फैक्ट्स के भी बात होती है। मतलब हर समय फैक्ट्स पे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आप देखें अनुराग भदौरिया को देखें, बिना फैक्ट्स के बात करता है, बिना बात के बोलता जाएगा, दूसरे चुप रहते हैं, फिर दूसरे चुपचाप बैठे रहते हैं।
और ये इधर से जैसे आज ये बोल रही थी, मतलब बिना फैक्ट्स के बातें कर रही थी कंचना यादव जी, और दूसरे सारे चुपचाप बैठ के सुन रहे थे। एक रिजवान भाई थे हमारे जो जवाब देने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने जवाब दिया। ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।